दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो हम आपको लोटियंस की दिल्ली के सफर पर लिए चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सफर है जिसमें रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट हाउस है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी मौजूद है। देश के भीतर की जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है वो यहीं तय होती है, सब कुछ तो यही है। इसीलिए लोटियंस की दिल्ली के बारे में कहा जाता है, दरअसल इस देश में कहीं पर लोकतंत्र है तो वह लोटियंस की दिल्ली में है। और इस देश के भीतर में वह कौन सी जगह है जहां से लोकतंत्र को दफन भी किया जा सकता है, तो वह लोटियंस की दिल्ली ही है। और जिस वक्त लोटियंस की दिल्ली के आर्किटेक्चर को तैयार किया जा रहा था, और खासतौर से दो लोग, जो एक सर एडविन लुटियंस थे और दूसरे सर हर्बर्ट बेकर हुआ करते थे, इन दोनों ने जब आर्किटेक्चर तैयार किया तो यह पूरा इलाका घने वृक्षों से पटा पड़ा था। बड़ा शानदार था यह रायसीना हिल्स का इलाका। चिड़ियों का चहचहाना सुबह सूरज के उगते वक्त या फिर शाम के समय में या गोधूली वेला में यहां पर चिड़ियां खूब चहचहाती थी। और इन चिड़ियों के चहचहाने के बीच ही इन लाल दीवारों के भीतर जो भी इस देश के भाग्य विधाता होंगे, कम से कम उनकी आवाज सुन सके। यकीन जानिए, बाहर से चाहे लाल दीवार कितनी भी मजबूत दिखाई देती हो, लेकिन लुटियंस के आर्किटेक्चर ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जिसमें आप बाहर से जुड़े रह सके, पक्षियों की आवाज को सुन सके। और आज सुबह सुबह जब संसद भवन के भीतर ही सस्पेंड किए गए 8 सांसद सुबह जब अंगड़ाई ले रहे थे, उठ रहे थे, तो उस वक्त का एक वीडियो उन्हीं सांसदों में से एक ने जारी किया। चिड़ियों का चहचहाना खूब सुनाई दे रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, शानदार वक्त, और घास पर ये 8 सांसद सो रहे थे जिन्होंने कल रात पूरी गुजार दी किसानों के हक के बिल को लेकर, जिसमें इनका कहना था कि दरअसल इस बिल को धोखे से पार्लियामेंट के भीतर पास किया गया है और वो अपनी पूरी लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर इस देश के भीतर में आजादी भी छीनी तो नहीं जा रही है, उसको बरकरार रखने की ये लड़ाई है। कोई भी लड़ाई हो, लेकिन लुटियंस की दिल्ली में सफर करने के लिए आज निकल चलिए, क्योंकि यह अपने तरीके का पहला मौका है जब इस देश के भीतर की पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है और एक के बाद एक जितने दिन पार्लियामेंट के लिए रखे गए हैं उससे ज्यादा बिलों की तादाद है। और बिलों के पास होने का मतलब यह होता है वह कानून के तौर पर देश में अमल किया जाएगा, और उस कानून को नहीं मानने वाला अपराधी होगा। और कानून का पालन करवाने के लिए हमारे पास फोर्स है, हथियारबंद फोर्स है। आप कैसे नहीं करेंगे? हमारे पास अदालतें हैं जो संविधान की व्याख्या करती है। ये तो आप ही के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संविधान की व्याख्या हम करते हैं या नहीं करते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट जनता को देखेगा। तो इस पार्लियामेंट के भीतर इन 14 तारीख के बाद से अभी तक सोचिए कितने बिल रखे जा चुके होंगे। सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 दिन। इन 8 दिनों में 21 बिल रखे जा चुके हैं। 21 बिलों में से 15 बिलों पर मोहर भी लगा दी है लोकसभा ने, 8 बिलों पर मोहर लगा दी है राज्यसभा में, 8 या 9 बिलों पर, और आने वाले वक्त में मुहर लगती चली जाएगी। विपक्ष हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है। हाथ में तलवार है, सामने गर्दन है, तो काटने में क्या फर्क पड़ता है? कमोवेश इस लोकतंत्र का मतलब शायद हथियारों का होना नहीं, सरों का होना है। ऐसे सर जिनकी गिनती बहुसंख्य तबके में हो जाए। तो आइए आपको लुटियंस के दिल्ली के भीतर का उस सच से अवगत कराना चाहते हैं जहां पर अब दीवारें लाल हैं और उनके भीतर देश के अलग अलग हिस्सों का रुदन सुनाई नहीं देता है, दर्द सुनाई नहीं देता है, उनके मुश्किल हालातों से कोई परिचित नहीं है। और शायद इसीलिए एक वक्त देश के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जब पार्लियामेंट में आए थे, नॉमिनेट होके आए थे, राज्यसभा में पहुंचे थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, रेशमी नगर, भारत का रेशमी नगर। यह रेशमी नगर लुटियंस की दिल्ली थी, पार्लियामेंट था, रायसीना हिल्स थी, नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनती हुई पॉलिसीज थी। इनके भीतर कितना अंधेरा है, और शायद बाहर का कुछ भी जब सुनाई ना देता हो तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधान सेवक ने आज आईआईटी के छात्रों से बातचीत की। इस देश के भीतर में आईआईटी शायद हायर एजुकेशन का सबसे ऊपरी रूप है। आईआईटी से बात कर रहे थे, संवाद हो रहा था, अच्छा लग रहा था।
लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश के भीतर में पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा लिया गया वह सरकार ने अपने द्वारा चलाई गई संस्थानों से ही लिया, और सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा इस देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से देती है उनसे भी पीएम केयर्स में पैसा डलवा लिया, और उसमें आईआईटीज भी है, उसमें आईआईएम भी है। यानी इस देश में एजुकेशन का बजट दुनिया की दृष्टि से जब सबसे कम हो, और मनमोहन सिंह सरकार ने अपने तौर पर सबसे कम बजट दिया था, लेकिन यह किसे पता था कि मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे। उन्होंने भी एजुकेशन पर बजट लगातार कम करते चले गए। बात आज सब पे होगी, क्योंकि इस बात को समझना चाहिए कि बार बार इस सवाल के साथ लोग आते हैं कि रास्ता क्या है। हमको लगता है शुरुआत इस रास्ते से ही करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश की जो स्थिति है उसमें वाकई रास्ता क्या है। क्या इस देश में कोई बोल पाने की स्थिति में है कि 2016 के बाद से इस देश में जो भी निर्णय लिए गए वो सब इस देश के निर्णयों के खिलाफ के निर्णय थे, यानी देश के हक में कोई निर्णय नहीं था। कोई बोल पाएगा? क्या इस बात का जिक्र होगा कि 2014 से पहले जो इकोनॉमी भ्रष्ट नजर आ रही थी, ब्लैक मनी से प्रभावित थी, हवाला से प्रभावित थी, पैरेलल इकोनॉमी थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी थी, ये सारी इकोनॉमी मौजूदा वक्त में दोबारा चाहिए इस देश को? कोई कह पाएगा क्या? हम इन बात का जिक्र आज किसान बिल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिलों की फेरिस्त आपने देख ली। इन बिलों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। आज तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल भी जारी हो गया, वह भी पास कर दिया गया। इससे पहले बैंकरप्सी बिल पास कर दिया गया, उससे पहले लेबर्स को लेकर बिल पास कर दिए गए, किसानों को लेकर बिल पास कर दिए हैं, अपरंपार बिल पास कर दिए गए। लेकिन आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्यों कोई सरकार अगर पढ़ी लिखी ना हो, क्यों कोई सरकार अगर सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से चलती हो, क्यों कोई सरकार सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के बाद इतने बड़े बड़े निर्णय ले रही हो जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा हो, और लाल दीवारों के भीतर उस देश की आवाज ना पहुंच पा रही हो, तो क्या होगा? हमें लगता है कि इस देश में अर्थशास्त्रियों का जो समूह है जो प्रधानमंत्री को समझाता है, उसने गलत नहीं समझाया कि आप जो किसानों से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ बिल ला रहे हैं वो बिल लेकर आइए। सामान्य स्थिति इस देश की होती तो इस बिल को लेकर शायद एक दूसरी परिभाषा गढ़ी जाती। ये दूसरी परिभाषा ऐसे वक्त गढ़ने की मुश्किल आ गई कि जहां पर लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पहले ही तबाह कर दिया गया। हमारे पास इकोनॉमिक ढांचा नहीं बचा है। किस आधार पर आने वाले वक्त में इकोनॉमी चलेगी हम नहीं जानते हैं। सामान्य स्थिति होती तो इन बिलों के आने पर क्या होता? इन बिलों के आने पर यह होता कि एग्रीकल्चर पर कॉरपोरेट का कब्जा होता। कॉरपोरेट आते तो किसान मजदूर में तब्दील होता। जमीन बटी हुई है, जो इस देश के लगभग 80% किसान 1 हेक्टेयर भी जमीन जिनके पास नहीं है, वो सारी कंसोलिडेट करनी होती जमीन। कॉरपोरेट उसको कंसोलिडेट करता और उसके बाद वो फायदे के लिए वहां पर खेती की शुरुआत करता। वहां से फायदे का मतलब यह होता है कि उसी को उपजाएंगे जिसके जरिए उसको मुनाफा होगा, उसके जरिए वह वहां पर भंडारण की व्यवस्था करता, भंडारण के जरिए अपना मुनाफा कमाता, अपने मुनाफे के जरिए जो पैसा है वो इंडस्ट्री में लगाता। इंडस्ट्री जो रुकी हुई है इंडस्ट्री चलने लगती, या इंडस्ट्री जो चल रही थी वो और तेजी से प्रोग्रेस करती। दुनिया में ये रशिया में हो चुका है, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है कि रशिया में यह प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि असल में ना शहर में रोजगार है और ना गांव में किसानों को हक मिल पा रहा है। तब आपने ये बिल को सामने लेकर आए हैं, तो समझाने वाले अर्थशास्त्री शायद ये ना समझ पाए कि अगर ये बिल 2015 में आ गया होता तो स्थिति दूसरी होती, क्योंकि 2015 के बाद के लिए गए सारे निर्णयों ने इस देश के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म को खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया तब आप रिफॉर्म की सोच रहे हैं, उस रिफॉर्म की जिसके लिए एक बेसिक इकोनॉमी होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे। मनमोहन सिंह के समय इकोनॉमी क्यों चल रही थी? उस दौर में मंदी को चीजें कौन संभाल लेती थी? पैरेलल इकोनॉमी थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी थी, ब्लैक मनी भी थी, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या की? उन्होंने माना ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, काट दो इस पिलर को, खत्म कर दिया। उन्होंने माना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको टैक्सेशन के दायरे में लाएंगे, उसकी सारी चीजों को मोनेटाइज करेंगे, उस पिलर को काट दिया। सोचा था इंडस्ट्रीज को रेगुलाइज करेंगे, वहां पर चीजें और अनुकूल करेंगे, उस पिलर को काट दिया।
धीरे धीरे सारे पिलर कटते चले गए और इकोनॉमी का ढांचा तिरछा होकर खड़ा हो गया। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, तो इनके अर्थशास्त्रियों ने इनको सुझाव दिया, एक पिलर तो बचा हुआ है एग्रीकल्चर का, इसको भी खत्म कीजिए। उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी किसी भी चीज को खत्म जब किया जाता है तो एक पिलर खुद बनाना पड़ता है, और जिस पिलर को हटाते हैं उसके बदले दूसरा पिलर लाएंगे, नहीं तो मकान ढह ढहा के गिर जाएगा। हुआ इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ यही है, एक के बाद एक पिलर काटते चले गए और मकान ढहते चला गया। जो चौथा पिलर था अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का, उसको भी काट दिया कि धड़ाम से पूरी इकोनॉमी नीचे आकर खड़ी हो गई है। अब यहां से यह सवाल करना बेहद नागवार गुजरेगा कि दरअसल क्या वाकई किसानों को कोई लाभ मिलेगा? क्या वाकई कॉरपोरेट किसी तरीके से परिस्थिति अनुकूल कर देगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप इन चीजों को परखना शुरू करेंगे तो उसके लिए जो बेसिक चीज होती है वह भी अगर इस देश में मजदूर, किसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, व्यापारी, छोटे व्यापारी, रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका, किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो आप चीजें संभालेंगे कैसे? और यहीं से यह बात शुरू होती है कि धोखा फरेब शुरू होता है। पहला धोखा सरकार ने आते ही कर दिया। उनको लगा किसानों के बीच अब क्या किया जाए, तो एमएसपी दे देते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन यह नहीं कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ऐलान करने वाले हैं उससे कम में किसी ने खरीदा तो उसको जेल में डाल देंगे। जी नहीं, ऐसा कहने की हिम्मत सरकार में नहीं है, क्योंकि वह खुद अपने तौर पर, यहां तक कि एफसीआई गोडाउन भी एमएसपी से कम कीमत में किसानों से अनाज उठवा लेता है, जिससे कि सरकार जो सब्सिडी देती है उसके हिस्से में कम सब्सिडी देने की स्थिति आए और राशन दुकानों में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह एक स्थिति इस देश के भीतर में गवर्नमेंट की एजेंसीज के जरिए है। एमएसपी जो दिया गया, आप देखिए, हमको लगता है हम लोग सिर्फ यहां पर गेहूं का लेते हैं, वीट का एमएसपी जो है वह बढ़ाया गया 50 रुपए, 1925 से 1975 किया गया, यानी 2.6%। इतिहास टटोल कर देखिएगा, अगर भारत में एमएसपी का, वह भी गेहूं का 2.6% सबसे लोएस्ट है,